हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे, जो कि एक प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। हमने एक लेक्चर में प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम और नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में जो उनका डिफरेंस था वो देखा था, और उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देख पाए हैं, उनका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, आप जाके उनको देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। तो अब हम जो हैं अपने आज के टॉपिक पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में SRTF एल्गोरिथम भी कहते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए हम लोग जो है एक न्यूमेरिकल की हेल्प ले रहे हैं। तो आपके सामने यहाँ पे 4 प्रोसेस है, इन चारों प्रोसेस का अराइवल टाइम आपको गिवन है और आपको बर्स्ट टाइम गिवन है 7352। अब आप देखें तो ये जो एल्गोरिथम है वो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। तो प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में क्या होता है? प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम में हमने देखा था कि जब भी कोई प्रोसेस जो है CPU के अंदर रन कर रही है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग फोर्सफुली CPU से डी एलोकेट करके दूसरी प्रोसेस को हम लोग जो है CPU को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के एल्गोरिथम को हम लोग जो है प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम कहते हैं। अब यहां पर इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या निकालना है? आपको एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है कैलकुलेट करना है। अब एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए मैंने जब आपको टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के जो बेसिक टाइम इंटरवल्स थे वो डिस्कस किया था। उसको जाके आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसको समझने के लिए, क्योंकि मैंने वहां पर अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, सारे टाइम पीरियड्स को मैंने वहां पे आपके साथ मतलब आपको समझाया था। अब यहां पर जैसा कि हम लोग पहले के लेक्चर्स में देख चुके हैं कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले गैंट चार्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो गैंट चार्ट जो है इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए वो हमारी जो है मदद करता है। तो अब अगर आप देखें तो एक गैंट चार्ट हम लोग जो है बना लेते हैं। सो दिस इज अवर गैंट चार्ट, दिस इज अवर गैंट चार्ट। अब यहां पर हम जो है इन चारों प्रोसेस को बारी बारी से उनको CPU को एलोकेट करेंगे। तो अगर आप इस अराइवल टाइम को देखें 0 पर, तो 0 पर कोई भी प्रोसेस अभी तक नहीं आई है। तो 0 टाइम पीरियड पर आप A को CPU एलोकेट कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है, जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तब B जो है उसका जो अराइवल टाइम है वो उसका 3 है। तो आफ्टर 3 मिली सेकेंड, देखिए सारी यूनिट जो है यहां पे मिली सेकेंड में है, तो आफ्टर 3 मिली सेकेंड जो है आपका जो B का जो बर्स्ट टाइम है, तो B आ जाएगा, B की एंट्री होगी और B का जो टोटल बर्स्ट टाइम है वो 3 है, और A का जो टोटल बर्स्ट टाइम है आफ्टर 3 मिली सेकेंड वो कितना हो जाएगा? 7 - 3 4 हो जाएगा। तो यहां पर इसका टाइम पीरियड बर्स्ट टाइम 4 होगा और B का जो बर्स्ट टाइम जो होगा वो 3 होगा। तो हम लोग जो क्या करेंगे, हम लोग जो है B को जो है वहां से हटा, मतलब B की एंट्री कर देंगे। तो ये एक एक करके मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक जो है हम A को जो है CPU को एलोकेट कर देते हैं। तो आफ्टर 3 मिली सेकेंड, आफ्टर 3 मिली सेकेंड जो बर्स्ट टाइम जो है A का वो कितना हो जाएगा? वो 4 हो जाएगा। मैं इसको काट नहीं रहा हूं, आपको केवल इसको ऑब्लिक करके बता रहा हूं, क्योंकि ये 7 की जरूरत हमें पड़ेगी जब मैं आपके लिए टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करके बताऊंगा। ओके, नाउ तो अब यहां पर A जो है वो 0 से लेकर 3 तक रन करेगा। आफ्टर 3 मिली सेकेंड जो है B जो है उसका बर्स्ट टाइम 3 है और A का जो रिमेनिंग टाइम है वो 4 बचा है। तो हम लोग जो है B को एलोकेट कर देंगे। और B को कहां तक एलोकेट करेंगे? B जो है कहां तक रन करेगा? B का जो रनिंग होगा वो जो है वो कंप्लीटली रन करेगा। तो इसे कंप्लीटली रन करेंगे हम लोग। तो यहां पे अगर 3 मिली सेकेंड जो है वो कंप्लीट अगर रन करता है तो टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? यहां पर, यहां हो जाएगा 6। यहां कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हम जो है C को CPU एलोकेट कर देंगे या फिर D को। ठीक है, अब देखिए आफ्टर 6 मिली सेकेंड तो A का जो प्रोसेस टाइम है, बर्स्ट टाइम है वो 4 है, B कंप्लीट कर चुका है, C का जो बर्स्ट टाइम है वो 5 है
और डी का जो बर्स्ट टाइम है 2 है, तो सबसे कम किसका है? देखिए आपको सबसे कम टाइम पीरियड जो है उसको देखना है, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो आपको इसके अकॉर्डिंग, यानी जिसका भी बर्स्ट टाइम सबसे कम है, सबसे मिनिमम है जिस प्रोसेस को, उसको आपको सीपीयू को एलोकेट करना है। ये अभी हम लोगों ने देखा कैसे बी ने ए को रिप्लेस कर, मतलब बी ने ए को रिप्लेस किया, सीपीयू को एलोकेट किया बी को हमने। तो नेक्स्ट जो है अब डी को मिल जाएगा। अब डी जो है कितने मिली सेकेंड तक रन करेगा? डी जो है 2 मिली सेकेंड तक रन करेगा। तो डी ने 2 मिली सेकेंड तक रन किया। अब डी भी कंप्लीट हो चुका है, बी भी कंप्लीट हो चुका है, सी का जो बर्स्ट टाइम बचा है वो 5 बचा है, और ए का जो बर्स्ट टाइम बचा है वो 4 बचा है। तो हम लोग जो है ए को प्रोवाइड कर देंगे, ए को प्रोवाइड कर देंगे सीपीयू, और हमारा जो ये ए हो जाएगा ये अगले 4 मिली सेकेंड तक और रन करेगा और ये कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट में जो बचेगा वो हमारा सी बचा है, तो हम लोग जो है सी को दे देंगे, और सी का जो हमारा टाइम पीरियड है वो इस तरह से हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हमने ये गैंग चार्ट हो गया। तो जब ये आप इसे कैलकुलेट कर लें तो जो भी आपने चेंजेस किए उसको आप यहां से रब कर दीजिएगा। अब देखिए टोटल बर्स्ट टाइम कितना है? 7 + 3 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17। तो ये भी जो है 17 पर एंड होना चाहिए। तो जितनी भी प्रोसेस हैं, क्रॉस चेक कैसे करोगे? जितनी भी प्रोसेस हैं उनके बर्स्ट टाइम को टोटल कर लीजिए। जो ये टोटल है वो इस गैंग चार्ट के एंड कंप्लीशन टाइम के इक्वल आना चाहिए। अब हम लोग जो है वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे हर प्रोसेस का। तो उसको मैं क्या करता हूं, यहीं पे लिख देता हूं आपको। तो यहां पे ही मैं आपको उनका वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो है यहां पे कैलकुलेट करके लिख दूंगा। अब हम लोग जो है वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो एक एक करके हम लोग करते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ए के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो पेपर में आते हैं वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पे आते हैं। तो अब देखिए ए की एंट्री कहां पर होती है? ए की एंट्री 0 पर होती है, और ए अपना वर्क कहां फिनिश करता है? 12 पे फिनिश करता है। तो ए के लिए पहले मैं ए के लिए वेटिंग टाइम कैलकुलेट करता हूं। क्या करता हूं? ए के लिए वेटिंग टाइम मैं कैलकुलेट करता हूं। ओके नाउ, तो वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम दोनों को मैं इकट्ठा एक साथ कैलकुलेट करूंगा। तो पहले हम लोग ए को लेते हैं। तो ए की बात हम पहले करते हैं, ए के बारे में। तो ए के बारे में अगर बात करें तो 0 से लेकर 12 तक वो पिक्चर में है, और 0 से लेकर 12 तक अगर आप देखें तो 0 से लेकर 3 तक और 8 से लेकर 12 तक केवल ए ने वर्किंग किया है। ए ने क्या किया? वर्किंग किया है, मतलब सीपीयू उसको मिला है। और 3 से लेकर 8 तक, 3 से लेकर 8 तक उसे क्या करा है? उसने सिर्फ वेट किया है। तो ये जो टाइम इंटरवल है 3 से लेकर 8 तक का, 3 से लेकर 8 तक का, ये उसके लिए वेटिंग टाइम हो जाएगा। तो 8 - 3 5 हो जाएगा। तो आपका ए का वेटिंग टाइम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। डन है? क्लियर है? हाँ, इसका इसलिए किया क्योंकि अराइवल इसका 0 है। याद रखिएगा, आपको अगर यहां पे कुछ और अराइवल की वैल्यू होती तो मैं उसे माइनस करता। अब हम आते हैं इसके टर्न अराउंड टाइम पे। तो ए की एंट्री हुई थी 0 पर, ए की एंट्री हुई थी 0 पर, और उसने वर्क उसका फिनिश हुआ था 12 पर। तो कितना टर्न अराउंड टाइम हो गया? 12 हो गया। तो या तो आप 5 के अंदर, या तो आप टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए, क्या करिए? वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, इन दोनों को आप ऐड कर दो। अब ए का बर्स्ट टाइम कितना है? 7। तो 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। चलिए ये बात भी आ गई है ना। या फिर आप जो उसका जो कंप्लीशन टाइम है, कंप्लीशन टाइम, तो ए ने कहां पे कंप्लीट किया है? ए ने कंप्लीट किया है 12 पर। तो आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब ए ने कंप्लीट किया अपना टास्क 12 पर और उसका अराइवल हुआ है 0 पर। तो यहां पर 12 - 0, 12 - 0, तो आपका ये टर्न अराउंड टाइम इसके लिए भी 12 ही आएगा। ओके, अब हम आते हैं बी के बारे में। बी की बात करते हैं। अब बी को देखें अगर हम लोग देखें
तो बी की जो एंट्री है वो 3 पर हुई है, क्योंकि बी का अराइवल टाइम जो है 3 है ना। और बी ने केवल 3 से लेकर 6 तक वर्क किया है, उसके बाद उसका कहीं पर भी मेंशन नहीं है, क्योंकि उसने वर्क जो है फिनिश कर लिया। तो आप अगर देखोगे कि बी ने कहीं पर भी वेट नहीं किया है, बी ने केवल जो है केवल 3 से लेकर 6 तक वेट काम किया, वर्क किया है। तो ये जो डिफरेंस है 3 से लेकर 6 तक का, ये आपका जो है टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा, और वेटिंग टाइम बी के लिए 0 हो जाएगा, और 6 - 3 कितना हो जाएगा, या फिर बोला जाए वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम 3, 0 + 3 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। या फिर कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो कंप्लीट कहां पर किया, 6 पर किया है, और अराइवल कहां हुआ, 3 पर हुआ, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आप कैसे भी कर लीजिए, आप अपने पास आंसर लेकर आ जाएंगे। तो ये हमने लिख दिया। अब हम आते हैं सी के बारे में, सी के बारे में बात करते हैं। तो सी ने जो फिनिश किया वर्क वो किया 17 पर, है ना। सी ने फिनिश किया वर्क अपना, अब मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाता हूं। तो सी ने फिनिश किया अपना वर्क 17 पर। अब सी का जो अराइवल हुआ है, सी का अराइवल हुआ है 5 पर, तो 17 - 5 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका 12। तो या तो आप यहां पे डायरेक्ट 12 लिख दीजिए, है ना, बट इससे वेटिंग टाइम नहीं मिल पाएगा, तो वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब वेटिंग टाइम देखेंगे अगर, तो जो सी की एंट्री होती है 5 पर, और 5 से लेकर उसने 12 पर वर्क करना स्टार्ट किया, 5 से लेकर 12 तक उसने केवल वेट किया है। क्या किया है, उसने केवल वेट किया है। सो 12 - 5 7, तो ये 7 जो है आपका वेटिंग टाइम हो जाएगा फॉर द सी। अब अगर आप पहले सी वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर दोगे किसी प्रोसेस का, तो इसी वेटिंग टाइम में अगर आप बर्स्ट टाइम ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो 7 + 5 दैट इज 12। तो या तो टर्न अराउंड टाइम के लिए आप कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम निकाल लीजिए, या फिर वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम निकाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। अब हम आते हैं डी के बारे में। तो डी ने 6 से लेकर 8 तक वर्क किया है, मतलब 2 तक ही काम किया है, और इसकी जो एंट्री होती है डी की, वो भी कब होती है, 6 पर होती है। यानी जैसे ही डी की एंट्री हुई उसको सीपीयू एलोकेट हो गया, तो उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा, तो वेटिंग टाइम तो 0 हो गया। और जब वेटिंग टाइम 0 है तो टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, 0 + 2 दैट इज 2। तो ये आपका आ जाएगा। या फिर आप देख लीजिए कंप्लीशन टाइम 8 है, अराइवल टाइम 6 है, 8 - 6 2 हो जाएगा। तो यहां पे आप इसको ऐड कर दीजिएगा, इनको भी ऐड कर दीजिएगा। तो ये ऐड करने के बाद अब मैं इसको रब कर देता हूं आपके लिए। अब जो है टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वेटिंग टाइम देखिए, ये टोटल वेटिंग टाइम जो सभी प्रोसेस का है, तो यहां पर तो आ जाएगा 12, और टोटल टर्न अराउंड टाइम 12 + 12 24, 24 + 5 29। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 12 27, 27 + 2 29। तो एवरेज वेटिंग टाइम के लिए क्या करना है आपको, टोटल टाइम विच इज 12 डिवाइड बाय द नंबर ऑफ प्रोसेस। नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है, 4 है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दैट इज मिलीसेकंड, 3 मिलीसेकंड। और एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो जाएगा ये, तो अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम 29 टोटल है, 29 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा ये, 7.25। कितना हो जाएगा, 7.25 मिलीसेकंड। डन है, ओके। तो ये आपका एवरेज वेटिंग टाइम हो जाएगा, और ये आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पे आते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम पे आते हैं, और ये आपका प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसको समझने में कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए और भी जो इसका बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन है और भी जो एग्जाम्पल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर, क्योंकि अभी हम लोग जो है और भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर जो है आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जो कि आपको अपने टॉपिक्स को समझने में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।